गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी और पोएम नंबर 3 पढ़ेंगे। पोएम का नाम है सवैया एवं कवित्त। इसको लिखा है देवदत्त जी ने। तो सबसे पहले हम देवदत्त के बारे में समझते हैं। ये कवि हैं। देवदत्त का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। यानी देवदत्त के यहाँ जितने आश्रयदाता थे उनमें से एक औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणाग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर यानी आकर्षित होकर लाखों की संपत्ति भी दान कर दी थी। बच्चों ये बात ध्यान रखना। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। इतने उन्होंने लिखे हैं। उनमें से रामविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और उनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था। मतलब रीतिकाल में जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे उनके यहाँ पे आश्रय के रूप में जो है कवियों को रखा जाता था। और उनके यहाँ वो कवि लोग कविता लिखते थे, सुनाते थे, उनको आनंदित करते थे, खुश करते थे। फिर उसके बदले में उनको जो है कुछ पारिश्रमिक दिया जाता था। तो इस तरह से उनका गुजर बसर हो रहा था। तो आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वह इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिता और सिंगारिता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इनकी कविता में अलंकार और श्रृंगार रस दोनों देखने को मिलते हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए यानी शब्दों को बार बार दोहराया जाता है, उसके जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि का चित्र भी अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। तो बच्चों यहाँ संकलित कवित्त सवैये में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। यानी प्रकृति के प्रति और उसके सौंदर्य के प्रति कवि के हृदय में क्या भाव है वो अभिव्यक्त करते हैं, वो चीज़ देखने को मिलता है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। ठीक है। दूसरे में कवित्त में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की जो आभा का वर्णन है, आभा यानी सुंदरता, उसका जो वर्णन है, चांदनी रात की कांति यानी सुंदरता को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी, फेन मतलब होता है बच्चों जब दूध हम गाय या भैंस का निकालते हैं तो ऊपर कुछ गज्जा जैसे दिखता है, तो उस गज्जे को ही फेन बोला जाता है। तो फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, तो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक भी है ये। तो आइए अब सबसे पहले हम सवैया पढ़ते हैं बच्चों। सवैये में पहला जो पोएम है वो है पयानी नूपुर मंजू बजे कटी किंकिन कै धनु की मधुराई, सांवरे अंग लसय पट पीट हिये हुलसे बन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। तो इसका मतलब होता है बच्चों, इसका भावार्थ है कुछ इस तरह से कि कवि देव ने कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन करते हुए कहा है, क्या कहा है, उन्हें ब्रज दूल्हा के रूप में प्रस्तुत किया है बच्चों। तो कहते हैं कि कृष्ण के पैरों में सुंदर नूपुर बज रही है। पयानी यानी पैर, नूपुर यानी पायल। कृष्ण के पैरों में सुंदर नूपुर बज रही है। कमर में करधनी है जिसमें मधुर ध्वनि निकल रही है। कमर में कटी किंकिन, कटी यानी कमर, किंकिन यानी करधन, जिसमें से मधुर मधुर ध्वनि निकल रही है। उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है तथा फूल से हिये बनमाल सुहाई, गले में बैजंती माला सुशोभित हो रही है। और माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुखमंद जुन्हाई, उनके मस्तक पर मुकुट तथा बड़ी बड़ी आंखें चंचल दिख रही हैं और उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई, जो चांदनी के समान सुंदर हैं।
और वे संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं और ब्रज के दूल्हा के समान लग रहे हैं। तो बच्चों ये था इसका भावार्थ। अब आता है कवित्त। कवित्त को पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसके भावार्थ को समझाते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लों के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देओ, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरति पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू बालक बसंत तही, प्रताही जगावत गुलाब चटकारी दे। कवित्त का इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है बच्चों, आप लोग समझना कि कवि ने बसंत ऋतु को कामदेव का शिशु मानकर, कवि ने बसंत ऋतु को कामदेव को शिशु मानकर बसंत के सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन किया है बच्चों। शिशु राजकुमार को बड़े लाड प्यार से पाला जाता है, उनके पारिवारिक उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनके जो परिवार के लोग होते हैं, उनके जो परिचय के लोग होते हैं, उनके सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ प्रकृति जो है वो अनुचरी है, वह बाल बसंत की सेवा में लगी हुई है। तो अब इसका भावार्थ इस प्रकार से है। प्रकृति में बाल बसंत के आगमन से चारों ओर रौनक सी छा गई है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को देखकर लगता है मानो राजकुमार बसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार की रही है। ठीक वैसे ही जैसे लोग बालक को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं। मंद हवा के झोंकों से डालियों को हिला रही है। मंद हवा जो है वो डालियों को क्या कर रही है, हिला रही है। पवन झुलावे, जैसे कोई बालक को झूला झुला रहा हो, इस तरह से। केकी कीर बतरावे देव, बागों में कोयल कूक रही है, उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो बालक बसंत के जी को वो बहलाने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद आगे कह रहे हैं कि कोशिश करते हुए घर के लोग विभिन्न प्रकार की बातें करके या आवाज़ें निकाल करके बच्चे के मन बहलाने का प्रयास कर रहे हों। इस तरह से केकी और कीर जो है और कोकिला मिल करके अपना अपना काम कर रहे हैं। आगे है पूरत पराग सो उतारो करे राई नोन। वातावरण में चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूलों की खुशबू फैली हुई है। इसी कारण जैसे घर की औरतें राई नोन जला करके बच्चे को बुरी नज़र से बचाने की टोटका कर रही हों। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। बसंत ऋतु में प्रातःकाल उसके साथ साथ में मदन महीप जो को बालक बसंत तही प्रतावे जगावत गुलाब चटकारी दे। तो यहाँ आगे कह रहे हैं कि बसंत ऋतु में प्रातःकाल गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है तो ऐसा लगता है जैसे बाल बसंत को बड़े प्यार से जगा रही हो। जिस तरह घर के लोग बच्चे के कानों के पास चुटकी बजाकर उसे प्यार से जगाते हैं, उसी तरह से सुबह सुबह गुलाब भी चटकारी देकर बच्चे को जगा रही है। तो ये था बच्चों कवित्त और कवित्त का भावार्थ। अब तीसरा आता है कवित्त। इस कवित्त को पढ़ेंगे और इसके बाद इसको भावार्थ को समझेंगे। फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सौ अधिकाई उमंगे अमन। तो सबसे पहले जो है हम इस कविता को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसके भावार्थ को समझते हैं। बाहर ते भीतर लो भीत ना दिखावे देओ, दूध को सो फेन फैलायो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ढाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। तो अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं बच्चों कवि कि कवित्त में इस कवित्त में कविदेव ने शरदकालीन पूर्णिमा की जो रात होती है उसी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसमें धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहे हैं, पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की जो आभा है यानी सुंदरता है वो इस तरह फैली हुई है जैसे इस फटिक नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार में फैली हो और संसार रूपी मंदिर पर प्रकाशित हो रही हो। इसे देखकर ऐसा लगता है कि दही का सागर उमंग से उमड़ता चला आ रहा है। उदधि दधि को सो अधिकाई उमंगो अमन, यानी दही का सागर उमड़ता हुआ चला आ रहा है ऐसा लगता है, जिसमें बाहर से भीतर तक की दीवार नजर आ रही है। बाहर ते भीतर लो भीत ना दिखावे देव, यानी जिसमें बाहर से भीतर
कहीं दीवार तक भी नज़र नहीं आ रही है। धरती पर फैली चांदनी की खूबसूरती फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे इसका भावार्थ है बच्चों कि दूध को सो फैन फैलावे आंगन फरस बंद। यहाँ पे भावार्थ कह रहे हैं कि धरती पर फैले चांदनी की जो खूबसूरती है वो फर्श पर जब पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे फर्श पर दूध के झाग फैल गया हो, उसी के समान वो उज्जवल दिख रहा है। तारा सी तरुणी थामे ठाड़ी झिलमिल होती, ऐसे सफ़ेद फर्श के बीच तारा के समान युवती खड़ी झिलमिला रही। जैसे आकाश में तारे झिलमिला रहे होते हैं तो बिल्कुल तारे की समान युवती जैसे लग रहा है उस पर खड़ी होकर के झिलमिला रही है। मोतिन की ज्योति मिली हो मल्लिका को मकरंद, जिसमें मोतियों की चमक और मल्लिका के फूलों के रस से मिलकर वो प्रदीप्त हो उठी है, जल उठी है, चमक रही है। अरसी से अंबर में आभा से उजरी लगे, इस तरह आसमान दर्पण की तरह निर्मल है और जिसमें प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद्र, जिसमें राधा का मुख चंद्र प्रतिबिंबित हो रहा है। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से किया है। तो बच्चों ये था सवैया और कवित्त। इस कविता को मैंने पढ़ा, भावार्थ को समझाया। इस कविता को आपको पढ़ना है 2 बार, भावार्थ को समझकर लिखना है सुनकर, और इससे संबंधित नीचे प्रश्न अभ्यास के प्रश्न हैं। इन प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों को आपको खुद बुक में से ढूंढ के लिखना है। नीचे शब्द संपदा है उसको भी लिखकर याद करना है। ये पोएम यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।